हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस चैप्टर के अंदर हम बेटा पढ़ रहे हैं विलयन की सांद्रता। और इसमें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलता के ऊपर कि नॉर्मलता क्या होती है और इसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। आज ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना भी है और सीखना भी है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात कर रहे हैं बेटा नॉर्मलता की। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मेरे पास एक कंटेनर है बेटा और इस कंटेनर के अंदर विलियन भरा हुआ है, विलियन, और विलियन की क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर। तो इस 1 लीटर विलियन में विले के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होंगे, ग्राम तुल्यांक, विले के जितने बेटा क्या घुले होंगे? ग्राम तुल्यांक घुले होंगे। बस ग्राम तुल्यांक की वही संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। 1 लीटर विलियन में विले के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, जैसे मोल था ना मोलरता में कि 1 लीटर विलियन में विले के जितने मोल घुले होते हैं, वैसे ही दूसरी टर्म्स हमने यूज करी ग्राम तुल्यांक। तो 1 लीटर विलियन में विले के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं वो उस विलियन की क्या कहलाती है? हाँ, नॉर्मलता कहलाती है। अब नॉर्मलता को डिनोट करते हैं बेटा हम कैपिटल एन से। ओके, तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन से लिख लेते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांक को, इसको हाईलाइट कर लेना या फिर मैं इसको दूसरे वर्ड से ब्लैक पेन से इसको नोट करना अच्छे से। विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। उस विलियन की क्या कहते हैं बेटा? हाँ, नॉर्मलता कहते हैं। इसे इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को डिनोट किससे करेंगे बेटा? हम कैपिटल एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने आपसे बताया था कि कौन सी सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और कौन सी सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने आपसे कहा था जिस सांद्रता में आयतन आता है वो सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित होती है, ताप के साथ बदलती है, और जिसमें आयतन नहीं आता वो ताप के साथ नहीं बदलती है। तो आपने देख लिया होगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित आयतन आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो इस सांद्रता पर, यह सांद्रता ताप के साथ परिवर्तित होती है। मतलब ताप बदलेगा तो नॉर्मलता भी बेटा बदलेगी, ताप बदलेगा तो नॉर्मलता भी बदलेगी। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। या तो मात्रक लिखेंगे हम ग्राम तुल्यांक,
या फिर बस क्या लगा देंगे, कैपिटल एन लगा देंगे। क्लियर बात बेटा? तो चेक कर सकते हो, नॉर्मल था कैपिटल एन बराबर होगा ग्राम तुल्यांक बटे कैपिटल वी, और वी किस में होना चाहिए, लीटर में। वी क्या है, विलियन का आयतन। वी क्या बेटा, विलियन का आयतन। ठीक है, वी हमारा विलियन का आयतन। ठीक है, जहां आप बोल सकते हो वी हमारा क्या है बेटा, विलियन का आयतन। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, चूंकि ग्राम तुल्यांक बराबर होगा, ध्यान से समझना इस बात को, ग्राम तुल्यांक जब मैं निकालूंगा तो ग्राम तुल्यांक बराबर होगा भार बटे तुल्यांक की भार, भार बटे तुल्यांक की भार। भार विलेय का, चूंकि ग्राम तुल्यांक विलेय का है तो भार भी विलेय का होगा, तुल्यांक की भार भी विलेय का होगा। भार को बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, और तुल्यांक की भार को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो अब मैं ग्राम तुल्यांक की जगह रख सकता हूं स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई, स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आएगा, नॉर्मल था, ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, नॉर्मल था कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई गुना कैपिटल वी, और वी किस में होना चाहिए, लीटर में। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला ये, ठीक है बेटा। हाँ, नॉर्मल था बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए गुना कैपिटल वी, जहां स्मॉल डब्ल्यू है हमारा विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलेय का भार। कैपिटल ई क्या है बेटा, विलेय का तुल्यांकी भार, और कैपिटल वी है हमारा विलियन का आयतन। आई बात समझ में? अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो आयतन लीटर में, इसको मैं एमएल में कन्वर्ट कर सकता हूं, और एमएल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से डिवाइड करनी पड़ेगी। और जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं कि नॉर्मल था कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे ई गुना वी। अगर वी एमएल में है तो ऊपर मैं क्या कर दूंगा, 1000 से गुना, ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, 1000 से गुना। क्लियर है बात? ऊपर हम 1000 से गुना कर देंगे, सॉरी, ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी बेटा। समझ रहे हो? अब आपको पता होना चाहिए नॉर्मलता। आपको नॉर्मलता किसे कहते हैं अगर ऐसा पूछता है, तो पहले आपको डेफिनेशंस देनी है। डेफिनेशंस के बाद या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर इनमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सपोज दैट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो बताना है स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल ई क्या है, और कैपिटल बी क्या है, इन सबको आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन तो ये वाला फॉर्मूला दे दो, और इनमें बताओ कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल ई क्या है, और कैपिटल वी क्या है। ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के लिए इंपोर्टेंट है। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख दो और इसमें ये बता दो। क्लियर बात? चले आगे, चले। बहुत देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं अब क्षारकता की गणना। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? क्षारकता की गणना, वो जो सॉरी तुल्यांकी भार की गणना। वो जो आपने देखा था कि नॉर्मलता बराबर, ध्यान से समझो, नॉर्मलता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे ई गुना कैपिटल वी, और कैपिटल वी किसमें, अगर लीटर में है। तो यहां पर हम बात करें तुल्यांकी भार कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चेक करो बेटा तुल्यांकी भार का फॉर्मूला। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, तुल्यांकी भार बराबर होता है
तुल्यांकी भार वो बराबर होगा बेटा, हाँ, अणुभार बटे क्षारकता। अगर मुझे किसी का तुल्यांकी भार निकालना है, ई निकालना है, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अणुभार बटे क्षारकता, अणुभार बटे क्षारकता। अब अणुभार को डिनोट किया जाता, तुल्यांकी भार को डिनोट किया जाता है बेटा ई से, अणुभार को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से, और क्षारकता को डिनोट करते हैं एफ से। तो एम बराबर, सॉरी, ई बराबर होगा एम अपॉन एफ। ई बराबर क्या होगा, एम अपॉन एफ। एम क्या है बेटा, अणुभार, एफ क्या है, क्षारकता, और ई क्या है, तुल्यांकी भार। क्लियर है बात। अब यहां पर मैं तुल्यांकी भार निकालने के लिए मुझे अणुभार चाहिए, तो मैं किसी भी अणु का भार निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे परमाणु का भार पता होता है। दूसरी चीज चाहिए क्षारकता। हाँ, ये चीज लॉजिकल है कि भाई क्षारकता अब कैसे निकालें, तो क्षारकता की गणना की बात करते हैं, इसे नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा क्षारकता की गणना की। क्षारकता की गणना कैसे करेंगे, पहला पॉइंट ध्यान से समझना। कोई अम्ल, अगर कोई एसिड है, कोई अम्ल है, तो कोई अम्ल जितने H प्लस आयन देता है वह उसकी क्षारकता या क्षारीयता कहलाती है। अम्ल की होती है क्षारीयता और क्षार की होती है अम्लीयता। तो कोई अम्ल जितने H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन की वही संख्या उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा, चेक करो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना बेटा। जैसे HCl, बताओ कितने H प्लस देगा, ये एक H प्लस देगा ना, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, एक। जैसे HNO3, बताओ कितने H प्लस देगा, साफ साफ दिख रहा है कि एक H प्लस देगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, एक। जैसे मेरे पास होता है बेटा H2SO4, कितने H प्लस आयन देगा, दो ही है ना, तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी बेटा, दो। जैसे मेरे पास होता है ऑक्सैलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, कितने H प्लस देगा बेटा, दो H प्लस देगा, एक यहां से और एक यहां से, क्योंकि दो H प्लस दे रहा है इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, दो। तो कोई एसिड जितने H प्लस आयन देगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाएगी। एग्जैक्ट क्लियर, बात समझ में आ रही है। नोट करो फिर आगे चलते हैं, चलिए नोट, चले बेटा, मुझे से रफ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखना दूसरे पॉइंट की। कोई क्षार जितने OH माइनस आयन देता है, अगर कोई बेस है, अगर कोई क्षार है, तो जितने OH माइनस आयन देता है वह उसकी अम्लीयता या क्षारकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास NaOH है, तो बताओ कितने OH माइनस देगा, सिंपल एक, तो इसलिए क्षारकता कितनी होगी, एक। अगर मेरे पास बेटा CaOH का होल ट्वाइस है, कितने OH माइनस है यहाँ पर, दो, तो दो OH माइनस देगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी। अगर KOH है, कितने देगा बेटा, एक, इसलिए इसकी क्षारकता एक होगी। मान लीजिए मेरे पास C2H5OH है, कितने OH माइनस, एक, इसलिए क्षारकता कितनी होगी, एक। अगर मेरे पास बेटा AlOH का होल थ्राइस है, तो ये कितने OH माइनस देगा, तीन OH माइनस देगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, तीन होगी। तो अगर कोई अम्ल है तो जितने H प्लस दे रहा है वो उसकी क्षारकता कहला रही है, अगर कोई क्षार है तो जितने OH माइनस दे रहा है वो उसकी क्षारकता कहला रही है। तीसरा आता है बेटा लवण। लवण कब बनते हैं, अम्ल और क्षार के फलस्वरूप, जैसे NaCl, ये एक लवण है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली ये देख सकते हो ना, इसमें H प्लस आयन है ना इसमें OH माइनस आयन है, तो फिर क्या है, ये लवण है। तो लवण में उपस्थित तत्वों पर जो धनायन या ऋणायन की संख्या है, जो लवण के अंदर उपस्थित तत्वों के ऊपर धनायनों या ऋणायनों की संख्या, तो धनायन देखो या फिर ऋणायन देखो, उसी संख्या को हम उसकी क्या बोलते हैं, क्षारकता कहते हैं। जैसे NaCl को ले लेते हैं बेटा, जैसे NaCl देख पा रहे हो, जैसे NaCl बेटा को आप आयनों में तोड़ो, NaCl को किस में तोड़ो, आयनों में, और आप मुझे बताओ जब इसे आप आयनों में तोड़ोगे
तो Na पे प्लस Cl पे माइनस, आएगा या नहीं आएगा? तो या तो धनायन देख लो या फिर ऋणायन देख लो, दोनों में से एक आवेश देखना है। क्योंकि इस पे +1 आ रहा है इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी, NaCl। जैसे मेरे पास है बेटा CaCl2, CaCl2, बताओ इसकी क्षारकता कितनी होगी? भाई एक Cl पे एक माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, तो माइनस देख लो या फिर प्लस देख लो। अगर इस पे -2 है तो इस पे +2 होगा, यानी कि प्लस भी उतना ही होने वाला है, माइनस भी उतना ही होने वाला है। तो चाहे माइनस देख लो चाहे प्लस देख लो, वो उसकी क्या कहलाएगी? क्षारकता। जैसे मेरे पास बेटा मान लीजिए MgCl2 है, कितनी होगी बेटा? 2 ही होगी, क्योंकि 2 Cl माइनस है। जैसे AlCl3 कितनी होगी बेटा? सिंपल, आपको दिख रहा होगा 3Cl माइनस, तो क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आप बता सकते हो किसी की भी क्षारकता कितनी होगी। अगर क्षारकता पता चल गई तो आपको तुल्यांक की भार पता चल गया, तुल्यांक की भार पता चल जाएगा तो नॉर्मल था हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करो फिर आगे चलते हैं बेटा। एक और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, जिस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है बेटा हमारा। और आपको देखने से भी लग रहा होगा, अगर मैं बात करूं इनकी क्षारकता की, अगर मैं बात करूं इनकी बेटा क्षारकता की, कि बताओ इन तीनों की क्षारकता कितनी होगी, तो आपको देखने से लग रहा है भाई ये भी 3 दे रहा है H+, ये भी 3 H+ देगा, ये भी 3 H+ देगा, कि तीनों की क्षारकता कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। जबकि ऐसा नहीं है। इसकी क्षारकता कितनी है बेटा? 3, इसकी कितनी है? 2, और इसकी कितनी है? 1। तो क्षारकता एक्चुअल में इन तीनों के लिए है बेटा ये कॉन्सेप्ट, इन तीनों के लिए है बेटा ये। तो ध्यान रखना, इन तीनों पे ध्यान रखना। हम जब क्षारकता की बात करते हैं इन तीनों के लिए, तो हम क्या करते हैं बेटा? केंद्रीय परमाणु से एक ऑक्सीजन को फ्री कर देते हैं। केंद्रीय परमाणु पी है, इस समय एक ऑक्सीजन क्या करें? फ्री करें। बाकी कितने ऑक्सीजन बचे? 3, 1 2 3। और इन ऑक्सीजन से हमें जोड़ना होता है हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे वही H+ के रूप में बाहर निकलेंगे। जितने हाइड्रोजन, रिमेंबर इट बेटा, समझो बात को, जितने हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे? ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, वही H+ के रूप में बाहर निकलेंगे। अब कितना हाइड्रोजन है बेटा? 3, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को किससे जोड़ दो? ऑक्सीजन। इससे नहीं जोड़ना, इसको बिल्कुल फ्री करना, ये तो सेपरेट है, अलग है। बाकी 3 ऑक्सीजन बचे, तो 3 ऑक्सीजन से हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो यहां से चूंकि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 H+ निकलेगा, और H+ का मतलब इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, तो केंद्रीय परमाणु से एक ऑक्सीजन को फ्री कर दो, बाकी कितने बचे? 2, 1 और 1 2। अब क्या करना है बेटा? अब क्या करना है? मुझे इनसे हाइड्रोजन को जोड़, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2। इससे नहीं जोड़ सकता मैं हाइड्रोजन को, क्योंकि वो सेपरेट है। तो बाकी एक हाइड्रोजन को मैंने डायरेक्ट यहां लगा दिया। अब मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? 2 ही तो जुड़े हुए हैं, तो 2 ही H+ मिलेंगे हमें यहां से, और चूंकि 2 H+ मिलेंगे इसलिए क्षारकता भी कितनी होगी बेटा? 2 होगी। इसकी अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अब केंद्रीय परमाणु से एक ऑक्सीजन को फ्री कर दो, बचा 1। अब इस एक ऑक्सीजन से हमें क्या जोड़ना है बेटा? क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है। इसको हाइड्रोजन, बाकी 2 हाइड्रोजन बचे उन्हें डायरेक्ट जोड़ दो। तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां से एक H+ मिलेगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। तो हम इन तीनों पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 4 ऑक्सीजन है तो 1 कम कर दो, 3 3 है तो 1 कम करो, 2 2 है तो 1 कम करो, 1। तो आप डायरेक्ट इन तीनों के लिए बस ओनली है, दिमाग में डाल दो बेटा ये बात, केवल और केवल इन तीनों के लिए ही ये कॉन्सेप्ट कि एक ऑक्सीजन कम करो और उसकी क्षारकता आपको समझ में आ जाए। क्लियर है बात? चले आगे। अब बहुत बढ़िया, नोट कर लेना बेटा इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, ध्यान से समझो। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 500 ml विलियन में घोला गया, प्राप्त विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। मुझे नॉर्मलता निकालनी है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। तो देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं
चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा कि जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर वो था हमारा स्मॉल डब्ल्यू बटे ई गुना वी, और वी एम एल में दे रखा है ना बेटा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऊपर 1000 से गुना कर दूंगा, और ये समीकरण 1। अब मुझे नॉर्मलता निकालने के लिए स्मॉल डब्ल्यू चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, कैपिटल ई चाहिए वो विलेय का तुल्यांक के भार है, और कैपिटल वी चाहिए वो विलयन का आयतन है। क्लियर है बात? तो ये फाइंड आउट करने के लिए चेक करते हैं, हम दिया है, चेक करो बेटा। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो C2H5OH का भार कितना दिया बेटा, 46 ग्राम। अब मुझे C2H5OH का ही क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए, तो C2H5OH का ई भार C2H5OH का तुल्यांकी भार। अब बेटा ध्यान से देखना, C2H5OH का तुल्यांकी भार निकालने के लिए मुझे C2H5OH का अणुभार चाहिए, क्योंकि आप जानते हो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे क्षारकता। तो C2H5OH का अणुभार, अणुभार कैसे निकालते हैं, परमाणुओं के भार को जोड़कर। अगर नहीं पता आपको पता होना चाहिए, कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। बहुत बार कर भी चुके हम। तो कार्बन के परमाणु का भार होता है बेटा हमारा 12। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो गुना करूंगा 2 से, प्लस हाइड्रोजन कितना बेटा, 1, 1 का 1, और हाइड्रोजन है कितने, 5, तो 5 का 5, प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर कौन आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन का 1, बटे बटे डिवाइड करूंगा मैं क्षारकता से बेटा। अब C2H5OH की क्षारकता कितने OH माइनस देगा, ये 1 OH माइनस देगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1। जोड़ लेते हैं बेटा, 12 दूनी 24, 24 प्लस 5 एकम 5 और 1 6, 16 एकम 16, 24 और 16 30 और 6, सॉरी 24 और 6 30 और 16 46। तो फाइनली हमारे पास C2H5OH का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 46। बेटा 46 बटे 1, बटे तो 1 में सबके रहता है, अभी भी बटे है, तो 46 आ गया हमारे पास, तुल्यांकी भार आ गया। विलयन का आयतन उसने दे रखा है बेटा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कैपिटल वी कितना दे रखा है, 500 ml, 500 ml। तो अब मेरे पास स्मॉल डब्ल्यू भी है, कैपिटल ई भी है बेटा, कैपिटल ई भी है और कैपिटल वी भी है, सारी वैल्यू है। तो समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे समीकरण 1 में पुट करूंगा बेटा, तो नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना था, 46, अणुभार कितना था, 46, आयतन कितना था, 500, और गुना 1000। चेक कर सकते हो बेटा, 46 से 46 खत्म, 500 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, 2। नॉर्मलता या तो कैपिटल एन लिख दो मात्रक, या फिर आप क्या लिखोगे बेटा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एक बार और देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 0.45 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला है C2O4H2 को 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। बेटा जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअल में जो सेंटीमीटर क्यूब होता है ये ml के बराबर होता है, तो ये आयतन ही दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब बराबर है 100 ml के, तो एक्चुअल में ये आयतन ही दे रखा है। तो अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब कहीं दिखता है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वो क्या है, हमारा ml है, क्या बेटा हमारा वो ml है। चलो चेक करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला लिखना है ना, नॉर्मलता निकालनी है,
चूंकि हम जानते हैं नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई गुना वी। आयतन किस में दे रखा है? एमएल में, तो मैं यहां एमएल में रखूंगा तो गुना कर दूंगा 1000 से। समीकरण 1। क्लियर है बात बेटा? दिया है क्या क्या वैल्यू दे दी वो लिख लेते हैं। दिया है हमें ऑक्जेलिक एसिड का भार यानी कि C2O4H2 का भार, C2O4H2 का भार, ऑक्जेलिक एसिड का भार कितना दिया बेटा? 0.45 ग्राम। अब मुझे ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है C2O4H2 का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना है बेटा मुझे, तुल्यांकी भार जिसे डिनोट करूंगा कैपिटल ई से। अब तुल्यांकी भार बराबर किसके होता है? अणुभार बटे क्षारकता के। होता है नहीं होता है? बस अणुभार निकालो। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 12 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 16 गुना 4, 4 है ना। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 गुना 2। भाई 1 का 1 तो 2 का 2 बटे क्षारकता। याद होगा आपको ऑक्जेलिक एसिड की क्षारकता। ऑक्जेलिक एसिड को मैंने इस तरीके से बना के दिखाया था। तो कितने H प्लस देगा? 2, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी बेटा? 2। क्षारकता होती है 2, इसलिए मैं डिवाइड करूंगा 2 से। तो यहां लिख भी सकते हो ऑक्जेलिक एसिड के लिए, एसिड के लिए F बराबर 2। ऑक्जेलिक एसिड के लिए F का मान कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए जोड़ते हैं। 12 दूनी 24, 16 चौक 64, 2 एकम 2, 24 और 2 26, 26 और 64 होता है 90। 90 बटे 2 मतलब कितना आ गया? 45। तो हमारे पास C2O4H2 का तुल्यांकी भार यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार कितना होता है? 45 होता है बेटा। कितना? 45, 45। 90 बटे 2 45 आएगा। अच्छा, अब मेरे पास स्मॉल डब्ल्यू भी है, कैपिटल ई भी है, आयतन दे ही रखा है विलियन का आयतन। विलियन का आयतन कितना दे दिया बेटा? विलियन का आयतन कैपिटल वी बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। तो बस वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से नॉर्मलता कैपिटल N बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा? स्मॉल डब्ल्यू 0.45 बटे तुल्यांकी भार है 45 गुना आयतन कितना बेटा? 100 और गुना करेंगे ऊपर 1000 से। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बहुत बढ़िया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटा 2 जीरो नीचे, तो ऊपर 45 गुना 10, नीचे बेटा 45 गुना 100, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगी इसलिए 100 हो गया नीचे। 45 से 45 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 बटे 10। 1 बटे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.1 कैपिटल N, या फिर आप क्या लिख सकते हो? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आई थिंक आपको। और हम खुद करा भी रहे हैं बेटा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस करने को करा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, और हम आपको करने के लिए भी देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ये चैप्टर उतना अच्छा आपका होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर कहीं डाउट्स आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है न्यूमेरिकल को करने में, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो बेटा। साथ में नोट्स प्रॉब्लम या किसी भी तरह की प्रॉब्लम सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, वो पूरी की जाएगी। आप बस हमारे टेलीग्राम चैनल और फिर या फिर हम हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। खैर, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा नॉर्मल तथा मोलरता में संबंध। हम रिलेशंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की बात कर रहे हैं। तो क्षारकता बराबर होगी बेटा नॉर्मलता बटे मोलरता। क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच? क्षारकता बराबर होती है नॉर्मलता बटे मोलरता। क्या बेटा? नॉर्मलता बटे मोलरता। क्षारकता को F से डिनोट करते हैं,
नॉर्मलता कैपिटल एन से और मोलरता को कैपिटल एम से। तो क्षारकता बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता, दोनों में ये संबंध होता है। दूसरी चीज हमसे कह रहा है वो, इसे नोट कर लो बेटा, चले आगे। दूसरी चीज वो हमसे कह रहा है बेटा, मोलरता तथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध। आप जानते हो मोलरता बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना v, और v किस में है बेटा, लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर को हम बोलते हैं s, तो ऊपर s बटे स्मॉल w, क्योंकि s बराबर होता है w अपॉन v, और v किस में होना चाहिए, लीटर में। तो w अपॉन v को तो मैंने s कह दिया, s क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो फिर s बराबर क्या होगा, s बराबर होगा स्मॉल m गुना कैपिटल m। स्मॉल m क्या है बेटा, अणुभार, कैपिटल M क्या है, मोलरता, S क्या है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्लियर है बात। तो आप लिख भी सकते हो कि S क्या है हमारा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। स्मॉल m विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और कैपिटल M मोलरता, कैपिटल एम हमारी क्या बेटा, मोलरता। कर सकते हो रिलेशन, नोट करो, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चले बेटा, पहला न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। क्या कहता है, 0.3 कैपिटल एम H3PO3 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। अब मोलरता दे दी और नॉर्मलता पूछ रहा है, तो दोनों के बीच हमें रिलेशन पता होने चाहिए। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा हम, कि क्षारकता जिसे हम कैपिटल F कह रहे हैं, वो बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता के समीकरण 1। अब उसने मोलरता दी है, तो दिया है कैपिटल, कितना दिया बेटा, 0.3, यही तो दिया है। और साथ मुझे चाहिए क्षारकता, क्योंकि मोलरता दे रखी है, अगर क्षारकता पता चल जाए तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, नॉर्मल। तो H3PO3 विलयन की क्षारकता बताइए मैंने आपको नोट में, H3PO3 विलयन की क्षारकता या H3PO3 की क्षारकता, H3PO3 की क्षारकता F बराबर कितना होगा, मैंने कहा था एक ऑक्सीजन कम कर दो इन तीनों के लिए, तो कितना होगा बेटा, 2, क्षारकता आ जाएगी 2। समीकरण 1 से सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो समीकरण 1 से पुट करो बेटा। समीकरण 1 में F बराबर 2, नॉर्मलता निकालनी और मोलरता कितनी है हमारे पास, 0.3 है या नहीं है। तो भाई क्या करो, 0.3 की गुना किस में कर दो, 2 में, तो कैपिटल N बराबर 2 गुना 0.3, और जब गुना करोगे तो कितना आएगा, 0.6 कैपिटल N। नॉर्मलता का मात्रक तो कैपिटल N ही होगा ना। क्लियर है बात भाई। नॉर्मलता ज्ञात करनी है, मोलरता दे रखी है, तो दोनों में रिलेशन होता है क्षारकता बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता। मोलरता दी हुई है, क्षारकता मुझे पता होती है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नॉर्मलता फाइंड आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल ऐसे ही। चले आगे, नोट कर लिया, सेम है बिल्कुल। 0.2 कैपिटल एम H2SO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। बेटा यहां पर मोलरता दे दी, नॉर्मलता निकालने के लिए क्षारकता चाहिए, तो H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी, F बराबर 2, राइट। तो आप निकाल सकते हो, कर सकते हो क्वेश्चंस को, कमेंट करके आंसर बताना क्या आया। क्लियर है बात, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 0.25 कैपिटल एम CaCl2 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। भाई आपको क्या करना है, नॉर्मलता फाइंड आउट करने के लिए पहले रिलेशन पता होना चाहिए कि फैक्टर बराबर N अपॉन कैपिटल, होता है नहीं होता है। अब मुझे बताओ, उसने मोलरता दे दिया नहीं दे दी, कितनी, 0.25 दिया है नहीं दिया, जल्दी बताओ। CaCl2 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2। CaCl2 भाई 2 ही तो Cl माइनस मिलेगा, अगर Cl पे 2 माइनस होगा तो Ca पे 2 प्लस होगा, तो चाहे प्लस देख लो चाहे माइनस देख लो, जितना भी लवण के ऊपर आवेश उपस्थित होता है, या तो प्लस या फिर माइनस, वही आवेश उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। बस इसकी और इसकी गुना कर देना, तो 0.5 आंसर आ जाएगा। नॉर्मलता भाई मोलरता की क्षारकता में गुना होनी है ना, नॉर्मलता निकालने के लिए कर सकते हो। सेम क्वेश्चन ये है, 0.3 कैपिटल एम AlOH का होल थ्राइस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए।
भाई मोलरता दे दी 0.3। एक OH का होल थ्राइस के लिए क्षारकता भाई कितने OH माइनस देगा 3, तो क्षारकता कितनी होगी 3। इसकी जब गुना करोगे तो नॉर्मलता कितनी आ जाएगी 0.9। कर लेना कितनी आ जाएगी 0.9। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2.15 कैपिटल M CH3COOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, मोलरता दे दी कितनी 2.15। CH3COOH एसिटिक एसिड है, कितने H प्लस देगा, एक H प्लस देगा। ये वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए नहीं है, केवल ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां से H प्लस भी एक ही निकलेगा। और अगर एक H प्लस निकलेगा तो क्षारकता कितनी होगी एक। इसकी और इसकी जब गुना करोगे तो नॉर्मलता कितनी आएगी 2.15। तो एसिटिक एसिड के लिए जो क्षारकता आने वाली वो कितनी आएगी 1। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कमेंट में आंसर करके बताना क्या आंसर आ रहा है आपका, सही आंसर आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस पीपीटी का भी और इस चैप्टर का। क्या कहता है क्वेश्चन, 0.2 कैपिटल M H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। अब मुझे जो सांद्रता निकालनी है वो ग्राम प्रति लीटर में निकालनी है H2SO4 की। तो चेक कर सकते हो बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, चूंकि हम जानते हैं क्या भाई, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता S बराबर होता है स्मॉल m गुना कैपिटल। यही तो रिलेशन था जो लिखवाया मैंने, समीकरण 1। अब दिया है मोलरता दे रखी है बेटा कैपिटल 0.2, तो मुझे स्मॉल m चाहिए, अनुभार चाहिए, तो H2SO4 का क्या निकाल सकता हूं मैं, अणुभार। H2SO4 का अणुभार कैसे निकालूंगा भाई, परमाणुओं के भार को जोड़कर। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है बेटा एक, कितना हाइड्रोजन है 2, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का होता है बेटा 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 4। तो चेक कर सकते हो 2 ही कम 2 प्लस 32, 16 चौक 64, 64 और 2 66, 66 और 32 होगा 98। तो इसका कितना अनुभार आ गया H2SO4 का 98। तो यानी कि मेरे पास स्मॉल m आ गया। तो समीकरण 1 से सारी वैल्यूज हमारे पास है, समीकरण 1 से जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा S बराबर, अच्छा स्मॉल m कितना है बेटा 98 गुना कैपिटल M कितना है 0.2। तो जब आप गुना करोगे तो 98 दूनी कितना होगा बेटा 9 दूनी 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 196। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 19.6। मात्रा क्या आने वाला है ग्राम प्रति लीटर। मात्रा क्या होगा बेटा ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये पूरा चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई बच्चा बीच में से पढ़ रहा है तो यकीन मानो उसको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए चैप्टर को अगर अच्छे से क्लियर करना है और डिटेल में चीजें पढ़नी है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, पहले ही लेक्चर से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आपके चैप्टर क्या होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा और कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।